नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन के अंदर जो भी ऑर्गन्स काम में आएंगे उन सभी को एक साथ मिला करके हम पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। अब देखिए इसमें कुछ अंग काम में आते हैं और कुछ ग्रंथियाँ भी काम में आती हैं, ग्लैंड्स भी काम में आती हैं। तो जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं। देखिए ऑर्गन है जैसे कि माउथ यानी मुख, फेरिंग्स जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स कहाँ पे है, देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है माउथ की, ठीक है ना। तो ये माउथ है, ठीक है ना। ये माउथ इसी के अंदर होंगे दांत वगैरह, जीभ वगैरह ना। और इसके बाद का जो ये पार्ट कहलाएगा ये कहलाएगा ग्रसनी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहेंगे। इसके बाद में ओइसोफिगस यानी कि ग्रसिका आ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको ग्रसिका कहते हैं। फिर आता है स्टमक या आमाशय, जो आपको ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैले जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं आमाशय। और फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, यहाँ तक। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली जिसको बड़ी आंत कहते हैं, यहाँ से ये बड़ी आंत, ओके। एंड फिर लास्ट में ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मलाशय। ये लास्ट वाला पार्ट है ना, रेक्टम कहते हैं इसको, मलाशय। और फिर लास्ट में इस मलाशय का जो ओपनिंग होता है, द्वार होता है, उसको कहते हैं गुदा द्वार, ठीक है ना। तो ये इस यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक जो लंबी एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सभी को मिलाकर के आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से भी सबसे ज़्यादा जो लंबाई होती है वो किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। इसका नाम छोटी आंत है बट ये होती बड़ी हैं। ये सबसे बड़ी लंबाई में लगभग 7 मीटर लंबी होती है ये। तो देखिए इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कम होता है, यानी कि पतली होती है ये। जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन इसका डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा होती है। तो ये चौड़ाई में ज़्यादा है इसलिए इसका नाम रखा हमने बड़ी आंत। जबकि वास्तव में छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है लंबाई के अंदर अगर हम देखें तो, ठीक है ना। तो इनका नाम लंबाई के बेस पे नहीं रख करके इस पर रखा है डायामीटर यानी कि व्यास, चौड़ाई के बेस पे इनका नाम रखा गया है। अगर हम बात करें ग्रंथियों की तो देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स काम में आएगी। तो पाचन तंत्र में जो ग्लैंड्स काम में आएगी वो मेनली 3 काम में आएगी। लार ग्रंथियाँ यानी कि स्लाइवा ग्लैंड्स, यकृत यानी कि लीवर, और अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रीज ग्लैंड काम में आएगी। अब देखिए इन अंग के अंदर क्या होता है, भोजन जाता है यानी कि फूड इनके अंदर से होकर के पास होएगा, जबकि लार ग्रंथियों में फूड नहीं जाता है। ओनली इनसे जो रस या एंजाइम हार्मोन निकलता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है, तो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं हम छोटे पार्टिकल्स में, यानी कि जो संयुक्त कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम तोड़ते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन, ठीक है ना। और अब देखिए इसकी शुरुआत जो होती है वो अपने माउथ से शुरुआत हो जाती है पाचन की। माउथ के अंदर जो दांत होते हैं उन दांतों के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग एज में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बच्चों की बात करें हम 7-8 वर्ष की, तो 7-8 वर्ष में बच्चों के मुख में 20 दांत होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। और अगर हम बात करें 7-8 वर्ष से ज़्यादा एज वालों की और 18 से कम वालों की, तो उनके मुख में 28 दांत होंगे। और अगर हम बात करें 18 वर्ष से ऊपर वाले एज वाले की, तो उनके मुख में 32 दांत होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, मतलब 4 टाइप के होंगे दांत तो वैसे, लेकिन इनकी 3 विशेषताएं हैं, मुख्य 3 विशेषताएं। जैसे विषम दंती, विषम दंती हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये विषम यानी अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, इसीलिए इनको हिंदी में कहते हैं विषम दंती, एंड इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोडोंट, ठीक है ना। हेट्रोडोंट का मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हेट्रोडोंट का मतलब 4 टाइप के दांत हो जाएंगे। कौन कौन से 4 दांत है, देखो कृंतक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसीजर, रदनक यानी कैनाइन, फिर है अग्र चवर्णक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रीमोलर, और चवर्णक इनको बोलेंगे मोलर। तो इस प्रकार से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 टाइप के दांत होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो देखिए मुखी के अंदर क्या होती हैं, जीभ भी होती है, टंग भी होती हैं। वो क्या करती हैं, निगलने में सहायता करती हैं, और जो फूड का जो टेस्ट होता है यानी कि भोजन का जो स्वाद होता है उसके अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं, किसके अंदर, जीभ के अंदर, और स्वाद का ज्ञान कराती हैं। और देखिए मुख के अंदर ये जो लार ग्रंथियां हैं, इन लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है, इनकी लार निकलती है और उस भोजन के अंदर मिल जाती हैं। लार ग्रंथियां अपने मुख में 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी, यानी कि टोटल 6 होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियों में टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है, सुक्रोज को भी पाचन स्टार्ट कर देता है यहीं से। और देखिए
इसके बाद में मुख्य बाद में आती है ग्रसनी। ग्रसनी मैंने बताया था ये वाला पार्ट है ग्रसनी, इसको हम उभयनिष्ठ मार्ग कहते हैं। किसके लिए? इस हवा के लिए, यानी कि वायु जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में उसके लिए, और पाचन तंत्र में जो भोजन लेते हैं तो उस भोजन, तो भोजन और हवा दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। इसके बाद में मार्ग अलग अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक दूसरी नली होती है जिसको हम श्वास नली कहते हैं, उसमें केवल एयर ही जाएगी, नहीं हवा ही जाएगी, तो वो यहाँ से इसके बाद में अलग होती है। ग्रसनी के बाद में, ग्रसनी तक मार्ग एक ही रहेगा, तो इसको हम उभयनिष्ठ मार्ग यानी कॉमन पैसेज कहते हैं फूड और एयर के लिए। फिर नेक्स्ट जो अंग आता है वो आता है ग्रसिका, यानी कि ईसोफिगस। ईसोफिगस यहाँ से यहाँ तक की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये लंबी सी नली के आकार की, इसको बोलते हैं ईसोफिगस यानी कि ग्रसिका, ठीक है ना। इसको सामान्य भाषा में भोजन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली। और फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखिए आगे इस भोजन नली के आगे ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये वाली जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टमक यानी आमाशय। अब इस आमाशय के भी 3 पार्ट कर देते हैं हम। जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, देखो इसको जठर भी कहते हैं, आमाशय क्या कहते हैं हम? जठर। तो जठर कहने की वजह से इसको स्टार्टिंग वाले पार्ट को जठरागम पार्ट कहेंगे, बीच वाले को फंडस और लास्ट वाले को जठर निर्गमी या फिर पाइलोरिक इंग्लिश के अंदर कहेंगे। तो इसको कहेंगे हम कार्डिक, इसको कहेंगे फंडस और लास्ट वाले पार्ट को कहेंगे पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट हम बना देते हैं इसके। वैसे ही इसके जठर के अंदर या फिर आमाशय के अंदर क्या होता है? HCl एसिड होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? पचाने में तो हेल्प करेगा ही सही, लेकिन यदि भोजन के साथ में कोई बैक्टीरिया वगैरह भी चल जाता तो उसको भी ये किल कर देता है, पचा देता है। तो ये भी इसका एक वर्क है। अच्छा देखिए, इस HCl से इस आमाशय की दीवार खराब क्यों नहीं होती है, कटती क्यों नहीं है? क्योंकि इस आमाशय की जो अंदर की जो दीवार है उस पर श्लेष्मा का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? श्लेष्मा का आवरण होता है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट भोजन की, तो भोजन इसमें जाने के बाद में आमाशय में लगभग 3-4 घंटे रुकता है। इसके बाद में भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई, ये यहाँ तक की जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है ये छोटी आंत है यहाँ तक। तो भोजन आमाशय के बाद में कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए मैंने पहले बताया था कि ये लंबी होती हैं, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, डायमीटर कम होता है, यानी पतली होती हैं। इसके अंदर देखिए एक अग्नाशय, वो मतलब छोटी आंत के अंदर आंत्र रस बनता है, यानी कि आंतरीय रस बनता है जो कि भोजन को पचाएगा। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन भी यही होगा और अवशोषण भी यही होगा। तो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण यहीं पर होता है। कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। यानी कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्योंकि इसके अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होती है, अंगुली जैसी स्ट्रक्चर होती है इसमें बहुत सारी, कई हज़ारों के अंदर, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविली या फिर विली। इंग्लिश हिंदी में कहेंगे सूक्ष्मांकुर या फिर रसांकुर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, अंगुली जैसी, इनको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर, रसांकुर कहते हैं, या फिर इनको माइक्रोविली कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर होती हैं जिनकी वजह से क्या होगा? पाचन और अवशोषण के लिए स्थान बढ़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें तो छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है किसमें? बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से भी भोजन किसमें जाएगा? इसमें, बड़ी आंत में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर भोजन जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन की देखो चौड़ाई ज़्यादा होती है, और इन दोनों के स्थान पे जहाँ पे ये दोनों मिलती है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। इस एक्स्ट्रा चीज़ का नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या इसको हिंदी में परिसेसिया कहते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स होती हैं ये इसका कोई वर्क नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, ऐसे ही आगे मतलब लगा हुआ है, इसका अभी कोई वर्क नहीं है। अवशेषीय अंग इसको हम कहते हैं। तो फूड जो है वो छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत से होते हुए, देखिए बड़ी आंत मोटी होती है, इस बड़ी आंत के अंदर होते हुए भोजन इस बड़ी आंत के लास्ट पार्ट पे पहुंच जाएगा। इस लास्ट पार्ट को हम कहते हैं मलाशय, यानी इसी को कहेंगे हम रेक्टम, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होगा, और इसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कुछ ज़्यादा पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा अवशोषण भी नहीं होगा। इसमें जो कुछ जैसे कि वाटर वगैरह है, मिनरल्स वगैरह, उनका वापस से अवशोषण हो जाएगा, और इसमें केवल अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि बिना पचा हुआ भोजन जो पचता नहीं है वो ही जाएगा, और वो लास्ट में जाकर के मलाशय में स्टोर हो जाएगा, कुछ देर के लिए रुक जाएगा। उसके बाद में इसका जो ओपनिंग होता है, इसका जो द्वार होता है जिसको हम गुदा द्वार या एनस कहते हैं, तो यहाँ से हम इसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना, बाहर त्याग देते हैं। अगर हम बात करें इन दो ग्रंथियों की, क्योंकि लार हमने देख ली कहाँ होती है? मुख में होती हैं, लेकिन ये जो दो ग्रंथियाँ होती हैं ये कहाँ पे होती है? देखिए यकृत जो है, लीवर है, वो इसके पास में यहाँ पर होता है, ठीक है ना, इसके पास में होता है यहाँ पर।
यहाँ पर होगा ये लीवर। ओके, तो यहाँ पर लीवर होता है, ठीक है ना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की ये लीवर है। एंड ये लीवर जो है ये क्या बनाता है, पित्त रस बनाता है, इनको इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस के अंदर क्या होता है, मतलब वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक, इनको बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनकी वजह से ही क्या होता है, इसका कलर पीला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन और ये जो पित्त रस बाइल जूस होता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। और ये क्या होता है, ऐसे मतलब बेसिक मीडियम का होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला जो रस बनेगा, ये रस कहाँ पे आके मिल जाएगा, इससे यहाँ पर छोटी आंत में आकर के मिल जाएगा। ये जो रस बनेगा ये यहाँ छोटी आंत में आकर मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले ये कुछ देर तक स्टोर भी रहेगा। तो ये स्टोर रहने के लिए यहाँ पे एक और छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका नाम है पित्ताशय, है ना, पित्ताशय या इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि इसके पास में होता है, उसमें कुछ देर तक स्टोर रहता है, उसके बाद में ये छोटी आंत में आ जाता है। अगर हम बात करें किसकी, अग्नाशयी रस, अग्नाशय की, तो अग्नाशय जो ग्रंथि हैं वो भी यहीं पर होती हैं, इसके पास में यहाँ पर होती हैं ना, इस प्रकार की ग्रंथि होती है यहाँ पे। देखो ग्रंथियों के अंदर भोजन नहीं जाता है, केवल रस बनता है जो आकर के इसमें मिल जाएगा छोटी आंत में, और यहाँ से फिर भोजन को पचाने में हेल्प करेगा। तो अग्नाशय जो है इसको इंग्लिश में पैनक्रीज कहते हैं। और देखिए पैनक्रीज जो है उसमें अग्नाशयी रस बनता है, इंसुलिन हार्मोन भी बनता है, और ये अग्नाशयी रस क्या काम करता है, भोजन को पचाने में काम करता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को, यानी कि शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर मैं दोनों ग्रंथियों की कुछ विशेष बात बताऊं आपको, तो ये यकृत ग्रंथि है, लीवर, ये अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। और अग्नाशय जो ग्रंथि हैं वो अग्नाशय ग्रंथि क्या है, उभयनिष्ठ ग्रंथि हैं, यानी कि ये अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं, उभयनिष्ठ ग्रंथि हैं। ओके।